गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कार्टोग्राफी के बारे में। कार्टोग्राफी मानचित्र कला टॉपिक को लेकर के अब तक 4 क्लास हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है। 4 क्लासों के अंतर्गत हमने मापनी के बारे में पढ़ा। मापनी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से स्केल मापनी निर्धारित की जाती है। और मित्रों, इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन किया 2 क्लासों में। प्रोजेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सब। इसका मैं फर्स्ट में एक बार आपको 2 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। ये कितने प्रकार का होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। एक निर्माण की विधि के आधार पर, दूसरा रचना विधि के आधार पर, और 3rd नंबर पर है गुण के आधार पर। कितने आधार पर विभाजित करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले निर्माण की विधि के आधार पर, सेकंड रचना विधि के आधार पर, और 3rd नंबर पर आता है गुण के आधार पर, या हम कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर। मित्रों, हमने जो नेक्स्ट क्लास अब तक हो चुकी हैं उनमें हमने निर्माण की विधि के आधार पर और रचना विधि के आधार पर इनको अध्ययन कर चुके हैं। और आज हमें अध्ययन करना है उद्देश्य के आधार पर या गुण के आधार पर। 2 मिनट इनका रिवीजन कर लेते हैं कि निर्माण की विधि के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रकाश के आधार पर या लाइट के आधार पर, और दूसरा होता है गणितीय विधि के आधार पर कि लाइट कहां से डाली जा रही है। जो प्रकाश के आधार पर, जिसमें प्रकाश की सहायता ली जाती है, उसको हम संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। और जिसके अंतर्गत गणितीय विधि की सहायता ली जाती है, यानी कैलकुलेशन किया जाता है, उसे हम कहा जाता है असंदर्श प्रक्षेप। इसके अलावा नेक्स्ट हमने अध्ययन किया रचना विधि के आधार पर। तो रचना विधि के आधार पर भी प्रक्षेप को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो रचना विधि के आधार पर हमने प्रक्षेप को 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले था शंकु प्रक्षेप या कॉनिकल प्रोजेक्शन। इस जो शंकु प्रक्षेप में मैंने आपको बताया था कि ग्लोब को, एक शंकुनुमा कागज होता है, उस शंकुनुमा कागज को ग्लोब के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है और नीचे से प्रकाश डाला जाता है। फिर बाद में उस शंकु कागज को प्लेन करते हैं और जो प्रोजेक्शन, जो आकृति हमको प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन या फिर शंकु प्रक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे था बेलनाकार प्रक्षेप, या इसको बोलते हैं अपने क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन। क्लैंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये जो बेलनाकार प्रक्षेप था या क्लैंड्रिकल जो प्रोजेक्शन है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि वही एक ग्लोब होता है, यहाँ पे शंकु था, यहाँ पे एक बेलन नुमा कागज होता है या खोखला कागज होता है। उस ग्लोब को या उस ग्लोब के ऊपर उस खोखले कागज को स्थापित किया जाता है। फिर पुनः उसमें नीचे से लाइट प्रवाहित की जाती है, लाइट डाली जाती है, प्रकाश दिया जाता है, रोशनी की जाती है। तो उस रोशनी के उपरांत उस पे जो छपता है उस ग्लोब पर या उस शंकुनुमा या खोखले कागज पर, उसको बाद में चौड़ा किया जाता है, समतल किया जाता है, और जो प्रोजेक्शन हमें प्राप्त होता है, जो आकृति, जो डायग्राम हमें प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। और 3rd नंबर पर होता है मित्रों खमध्य प्रक्षेप, या इसे हम कहते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है? जेनिथल प्रोजेक्शन। ये जो खमध्य प्रक्षेप होता है, इसमें ग्लोब को एक समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है। ग्लोब को कहां पर प्रक्षेपित किया जाता है? एक समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है। और समतल सतह पर प्रक्षेपित करने के बाद में जब उसे समतल करते हैं, उसे चौड़ा करते हैं, और जो आकृति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खमध्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। इस खमध्य प्रक्षेप को पुनः हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक प्रक्षेपण स्थान के आधार पर या प्रक्षेपण की स्थिति के आधार पर, और दूसरा था प्रक्षेपण और नेत्र की स्थिति पर आधार पर।
जो प्रक्षेपण की स्थिति पे आधार पर था वो 3 प्रकार से था, और जो नेत्र की स्थिति पे आधार पर था वो भी 3 प्रकार से था। नेत्र स्थिति के आधार पर था एक केंद्रीय प्रक्षेप, एक त्रिविमीय प्रक्षेप, और एक होता है लंब कोणीय प्रक्षेप। इसके अलावा जो प्रक्षेपण तल के आधार पर था वो था एक जो अपने उसमें प्रकाश कहाँ से डाला जा रहा है, तो उसके आधार पर प्रक्षेपण था। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे रूढ़ प्रक्षेप, और रूढ़ प्रक्षेप को हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन। इसके अंतर्गत क्या है कि जिसका निर्माण ना शंकु प्रक्षेप में, ना बेलनाकार और खमद प्रक्षेप, इन तीनों से ही मेल नहीं खाता हो, जो अलग हो, जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप जिसको हम कह सकते हैं वो होता है रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत इन सबसे भिन्न आकृति बनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं रूढ़ प्रक्षेप। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो शंकु प्रक्षेप होते हैं, उस शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सरल रेखा के रूप में होती हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं और ध्रुव चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं कि विषुवत रेखा के बराबर ही ध्रुवों की लंबाई होती है, या देशांतर रेखा की लंबाई और विषुवत रेखा की लंबाई दोनों बराबर होती हैं इस प्रक्षेप में, और दोनों सीधी सरल रेखा होती हैं। देशांतर रेखाएं भी सरल रेखा होती हैं, और जो मानक अक्षांश होता है या हम कह सकते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भी एक सीधी सरल रेखा के रूप में होती हैं। जबकि खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत मित्रों आपको याद रखना है कि खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। शंकु में अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि यहाँ पे पूर्ण वृत्ताकार होती हैं और इसमें सरल सीधी रेखा के रूप में होती है। यहाँ पे जबकि देशांतर रेखाएं भी एक सरल रेखा के रूप में होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मित्रों, सरल रेखाएं जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनमें सब में सीधी और सरल रेखा होती हैं इन तीनों के अंतर्गत, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यहाँ अर्धवृत्ताकार होती हैं, यहाँ सरल रेखा होती है और यहाँ पे पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। ये अपन को याद रखना था। अब तक हमने नेक्स्ट आगामी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, और आज मित्रों हम पढ़ेंगे गुण के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर प्रक्षेपण का या प्रोजेक्शन के प्रकार। तो मित्रों गुण के आधार पर जो प्रकार है वो पहले नंबर पर आता है। कौन सा प्रकार? यथाकृतिक प्रकार या यथाकृतिक प्रक्षेप, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। कौन सा? ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन या यथाकृतिक प्रक्षेप। यथा नाम से ही पता लग रहा है, यथाकृतिक यानी धरातल पर जैसी आकृति है उसको एज इट इज यथाकृतिक सेम टू सेम प्रोजेक्शन में प्रक्षेपित करना या प्रोजेक्शन बनाना ही क्या कहलाता है? यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है मित्रों कि ग्लोब पर जैसी आकृति है या धरातल पर जैसी आकृति है उस आकृति को एज इट इज सेम टू सेम उसी डिक्टो रूप में प्रोजेक्शन में उसको छाप देना, बना देना क्या कहलाता है? यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। यथाकृतिक प्रक्षेप जो है पहला एक मर्केटर प्रक्षेप जो यथाकृतिक प्रक्षेप है, और मर्केटर जो प्रक्षेप है मैं यहां लिख देता हूं यथाकृतिक प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप, ये यथाकृतिक प्रक्षेप है। इसमें मतलब मैं लिख सकता हूं जैसे का वैसा, मतलब कहने का मतलब जैसी आकृति धरातल पर है प्रोजेक्शन में या ग्लोब पर सेम टू सेम उसी प्रकार से बना देना यथाकृतिक प्रक्षेप है। जो यथाकृतिक प्रक्षेप होता है ये मर्केटर प्रक्षेप इसका उदाहरण है। कौन सा प्रक्षेप? मर्केटर प्रोजेक्शन प्रक्षेप इसका उदाहरण है। ये जो मर्केटर प्रक्षेप है ये 1559 ईस्वी में पहली बार मर्केटर के द्वारा बनाया गया था। ये जो यथाकृतिक प्रक्षेप है, ये यथाकृतिक प्रक्षेप में मतलब ये जो उपयोग लिया जाता है, इसका उपयोग होता है कि आपसी जो सीमा विवाद होते हैं, जो दो देशों के मध्य सीमा विवाद होते हैं, उनको दर्शाने के लिए कौन से प्रक्षेप का? मर्केटर प्रक्षेप
या यथाकृतिक प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। जैसे भारत पाक का जो सीमा विवाद है, जो भारत पाक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है या जो मैकमोहन सीमा रेखा है, वो जो विवाद है, या यूरोपीय देशों के मध्य में जो सीमा विवाद पाए जाते हैं, उन सब को सुलझाने के लिए कौन से मैप का उपयोग किया जाता है? तो यथाकृतिक प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं कौन सा प्रक्षेप उपयोग में लिया जाता है? मर्केटर प्रक्षेप को उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है समक्षेत्र प्रक्षेप। ये समक्षेत्र जो प्रक्षेप होता है मित्रों, ये समक्षेत्र प्रक्षेप, इसे अंग्रेजी की भाषा में इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहा जाता है। नाम से ही विदित हो रहा है कि समक्षेत्र, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत क्षेत्रफल समान होता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल समान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि धरातल पर जितना क्षेत्रफल है उसको एज इट इज उसी प्रकार से उतना ही क्षेत्रफल ग्लोब के अंदर या प्रोजेक्शन के अंदर स्थापित कर देना या बना देना, वो क्या कहलाता है? समक्षेत्र प्रोजेक्शन प्रक्षेप या इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहलाता है। इसमें अपन को एक चीज याद रखनी है कि क्षेत्रफल समान होता है। हम लंबाई व चौड़ाई को आनुपातिक रूप से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम लंबाई व चौड़ाई को आनुपातिक रूप से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन है कि इसके अंतर्गत क्षेत्रफल समान होना चाहिए मित्रों। तो क्षेत्रफल समान कैसे होगा? जैसे मैं छोटा सा आपको उदाहरण देके बता देता हूं कि मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर स्क्वायर है। जब इसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब हम इसका समक्षेत्र प्रक्षेप बनाते हैं तो जैसे ऐसे हो जाता है 4 × 4 16 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसको हमको लंबाई चौड़ाई में आनुपातिक रूप से कम कर लिया जाए। जैसे मैं बता दूं कि अगर लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि चौड़ाई को क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा। मैं कहूँ कि लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को 1/4 कर दिया जाएगा। यानी लंबाई बढ़ाते हैं चौड़ाई कम कर दो, चौड़ाई बढ़ाते हैं लंबाई कम कर दो, लेकिन किस प्रकार से? आनुपातिक रूप से। जैसे इसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, तो दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या हम इसको 8 × 2 भी कर सकते हैं, तब भी कितना होता है? 16 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहां 16 कर दिया, यहां 1 कर दिया, तब भी तो 16 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। या तो हम इधर 4 किया, यहां 4 किया, तो 16 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। 8 और 2 कर दिया तो भी 16 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हो गया। और अगर 16 × 1 कर दिया तो भी कितना हो गया? 16 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्रफल समान रखा जाता है, लंबाई चौड़ाई में आनुपातिक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। जो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है ये वितरण मानचित्र है। मैंने बताया यथाकृतिक प्रक्षेप तो किस काम आता है कि जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, दो देशों के मध्य सीमा विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत चीन के मध्य, या बहुत से यूरोपीय देश हैं जहां पे सीमा विवाद है, उन सब का प्रोजेक्शन या प्रक्षेप किस पे बनाया जाता है? यथाकृतिक प्रक्षेप पे बनाया जाता है। लेकिन जो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है इसका उपयोग होता है क्षेत्रफल को समान दिखाने के लिए, क्षेत्रफल को एज इट इज सेम टू सेम दिखाने के लिए। उसमें आनुपातिक रूप से लंबाई चौड़ाई में कम ज़्यादा किया जा सकता है। जो समक्षेत्र प्रक्षेप होते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे मौलविड प्रक्षेप है। कौन सा प्रक्षेप है? मौलविड प्रक्षेप है। यह मौलविड प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है? समक्षेत्र प्रक्षेप है। इसके अलावा हम कह सकते हैं खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप या बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, या कह सकते हैं खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं बॉन प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं
लैम्बर्ट का प्रक्षेप, या ये सारे नाम इसके उपयोग में ले सकते हैं। समक्षेत्र प्रक्षेप के उदाहरण है कौन कौन से? मौलविड प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, खमद समक्षेत्र प्रक्षेप, बॉन प्रक्षेप, लैम्बर्ट प्रक्षेप, ये सभी किसके उदाहरण हैं? क्षेत्र प्रक्षेप के उदाहरण है मित्रों। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम जिसका अध्ययन करते हैं वो कौन सा है? सी, इसको बोलते हैं समदूरस्थ प्रक्षेप। इक्वल डिस्टेंस जो प्रोजेक्शन है समक्षेत्र प्रक्षेप, और दूसरा है थर्ड नंबर पे समदूरस्थ प्रक्षेप। नाम से ही पता लग रहा है समदूरस्थ प्रक्षेप, यानी कहने का मतलब दूरी समान होती है। धरातल पर दो स्थानों के मध्य जितनी दूरी होती है एज इट इज उसी प्रकार ग्लोब पर भी इतनी डिस्टेंस दिखाना, या दो शहरों के मध्य में, या जो कुछ ही प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें दूरी समान दिखाई जाती है। यानी क्षेत्रफल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्षेत्रफल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते इसकी कंडीशन है कि दोनों स्थानों के मध्य में दूरी समान होनी चाहिए। जब समान दूरी दिखाई जाती है, जब दो स्थानों के मध्य में धरातल पर और ग्लोब में सेम बराबर दूरी दिखाई जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये जो समदूरस्थ प्रक्षेप होता है मित्रों, इसका उपयोग जैसे समुद्री धाराओं को दिखाने के लिए, उनका जो डिस्टेंस दिखाना, या परिवहन के लिए, मुख्यतः किसके लिए होता है? परिवहन के लिए इसका उपयोग होता है। उनमें डिस्टेंस जैसे दो शहरों के मध्य, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, रेल परिवहन हो, किसी प्रकार का जो परिवहन हो, उस सब के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समदूरस्थ प्रक्षेप या इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन का उपयोग में लिया जाता है। इक्विडिस्टेंस जो होता है समदूरस्थ प्रक्षेप होता है, ये समदूरस्थ प्रक्षेप के अंतर्गत भी जैसे सिनुसॉइडल प्रक्षेप होता है एक, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन कौन सा होता है? सिनुसॉइडल प्रक्षेप, ये समदूरस्थ दिखाने के काम आता है। जैसे मित्रों आपने पढ़ा होगा केप काहिरा रेल मार्ग, अफ्रीका महाद्वीप में, वो केप काहिरा रेल मार्ग को दिखाने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग में लिया जाएगा इनमें से? तो आपको याद रखना है केप काहिरा रेल मार्ग को दिखाने के लिए कौन सा होना चाहिए? समदूरस्थ होना चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए उसके अंतर्गत। तो वो कौन सा हो जाएगा? सिनुसॉइडल प्रक्षेप है। सिनुसॉइडल प्रक्षेप ये सब कैसा दिखाने के लिए है, या हम कह सकते हैं किसके लिए? ये समदूरस्थ दिखाने के लिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप का उपयोग में लिया जाता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप हैं उनको इसमें उपयोग में लिया जाता है। कौन कौन से काम में आता है? तो परिवहन दिखाने के लिए, वो सब के लिए कौन सा होता है? या महासागरों की जो धाराएं उनके लिए कौन सा होता है? समदूरस्थ प्रक्षेप होता है। इसके अलावा आता है शुद्ध दिशा प्रक्षेप, या हम कह सकते हैं ट्रू डायरेक्शन प्रक्षेप। ट्रू डायरेक्शन प्रक्षेप या शुद्ध दिशा प्रक्षेप। शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है, नाम से विदित हो रहा है कि शुद्ध दिशा, यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल कितना ही हो चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत दिशा शुद्ध होनी चाहिए। और दिशा शुद्ध दिखाने के लिए किसका? शुद्ध दिशा प्रक्षेप का उपयोग में लिया जाता है। और शुद्ध दिशा प्रक्षेप कौन सा है? तो मर्केटर प्रक्षेप। जो मर्केटर प्रक्षेप है, मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था, 1559 ईस्वी में ये मर्केटर के द्वारा निर्धारित किया गया, बनाया गया था, इसलिए इसे मर्केटर प्रक्षेप कहा जाता है। और मर्केटर प्रक्षेप एक प्रकार से किस प्रकार का है? शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। कौन सा है? शुद्ध दिशा प्रक्षेप है मर्केटर प्रक्षेप। जबकि समदूरस्थ प्रक्षेप में, इसमें चाहे भले ये सिनुसॉइडल प्रक्षेप हो, या हम कह सकते हैं बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप हो, या एक मानक शंकु प्रक्षेप हो, एक मानक शंकु प्रक्षेप हो, या हम कह सकते हैं खमद समदूरस्थ प्रक्षेप हो। खमद समदूरस्थ प्रक्षेप हो, ये सभी किसके उदाहरण है? समदूरस्थ प्रक्षेप या इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन के उदाहरण है। कौन कौन से? सिनुसॉइडल प्रक्षेप, बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप, एक मानक शंकु प्रक्षेप,
या हम कह सकते हैं खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप। किसके उदाहरण है? समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन के उदाहरण है। मैंने आपको बताया कैप काहिरा रेल मार्ग का प्रोजेक्शन या किस पे दर्शाया जाएगा, तो सिनुसॉइडल प्रक्षेप पे दर्शाया जाता है। जबकि शुद्ध दिशा दिखानी हो या एक ट्रू डिस्टेंस दिखानी हो तो ये कौन सा प्रोजेक्शन काम में लेते हैं? मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर जो प्रक्षेप होता है वो यथाकृतिक प्रक्षेप भी होता है, और फिर कौन सा प्रक्षेप होता है? शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। इसलिए मर्केटर उपयोग में लिया जाता है। और शुद्ध दिशा क्यों दिखाई जाती है? यानी शुद्ध दिशा, जैसे कोई परिवहन है, चाहे वो वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, कोई सी प्रकार का परिवहन है, जल परिवहन है, तो उसमें उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए, तभी तो आप दूसरे स्थान पे पहुंच पाओगे, आपको दिशा सही से नॉलेज होगी। या फिर समुद्री धाराओं की जो दिशा दिखाई जाती है, उन सब के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शुद्ध दिशा प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये था आज मित्रों प्रोजेक्शन, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार उसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।